हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर एकेडमी में। एंड वी आर एकेडमी आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रही है। इस सीरीज़ में आपको अभी जो है हमने दो सब्जेक्ट आपके पास शुरू किए हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। जल्दी ही मैथमेटिक्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा विद इन 1 वीक या 15 डेज़ के अंदर। एंड अभी जो है आपने केमिस्ट्री की वीडियो देख ली होगी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दी थी कि आपको मॉर्निंग में एकदम 7 बजे जो है सुबह एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि केमिस्ट्री के टॉपिक से रिगार्डिंग होगी। एंड शाम के टाइम भी 6 बजे के आसपास जो है आपको फिजिक्स की एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि आपके टीजीटी एंड टैट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपके पास बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे और वन बाय वन करके 11th देन फिर 12th की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, तो इस क्लास में हम आपके पास डील करेंगे स्पेशली फिजिक्स के साथ। केमिस्ट्री में जितनी भी डिटेल्स है वो हम आपको बता चुके हैं, तो इस क्लास में हम ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताएंगे कि इस सेशन में क्या होने वाला है। ओके, थ्योरी प्लस सॉरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की तरफ हम मूव करेंगे, क्योंकि आप देखोगे तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाकी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे प्रीवियस सेशन थे, प्रीवियस टाइम में हमने स्पेशली जो आपको सीरीज दी थी उसमें आपको जो टर्म मिली थी वो स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड थी। तो वहाँ से भी आप अपने एमसीक्यू को कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं एमसीक्यू को करेंगे जो वहाँ पे नहीं किए हुए हैं। क्लियर, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार फिजिक्स है क्या। जैसे अगर आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस का मीनिंग होता है किस चीज़ के बारे में जानना। उसी तरह से फिजिक्स जो है बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हो नेचुरल एंड फिजिकल फिनोमेनास के बारे में। ठीक है, नेचुरल या फिजिकल फिनोमेनास के बारे में। अब नेचुरल और फिजिकल फिनोमेना क्या होता है, सिंपल वे में समझ लीजिए। इसको आपके पास कहते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट। क्या कहते हैं आपके पास? साइंस ऑफ मेजरमेंट। साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब साइंस ऑफ मेजरमेंट क्यों कह रहे हैं? अब देखोगे ना, आप शुरू से लास्ट तक यूनिट की ही बात करोगे। जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, एक तो डायरेक्ट टर्म में आता है, एक आता है क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास यूनिट बेस्ड होते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में 40 आएंगे, बाकी टैट वालों को 30 आएंगे। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्लियर, ये दोनों सेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है आपके पास। तो 40 क्वेश्चन टीजीटी में आपके पास पूछे जाते हैं, टैट में आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे हर जगह बात यूनिट्स की ही होती है। तो थोड़ा सा देखेंगे फिजिक्स में हम किन किन चीज़ों को आपके पास पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की आपके पास स्पेशली 9 स्पेशल ब्रांचेस होती है जिनको आप स्टडी करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फर्स्ट ब्रांच जो आपके पास होती है वो होती है आपके पास मैकेनिक्स। ठीक है, जो आपके पास मैकेनिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ आपके पास जो डील करती है। इसके साथ मैक्रोस्कोपिक। अब ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या होता है, सिंपल वे में समझ लीजिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी जो स्पीड होगी वो काफी कम है। ठीक है, एट लो स्पीड वाले। आप देखते हो इसमें आप एक्सेलेरेशन पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो, आप न्यूटन के लॉज पढ़ते हो। तो बेसिकली पार्टिकल धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, वहीं पे आप क्वांटम देखते हो ना, क्वांटम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के ऊपर आ जाती है, एकदम छोटे पार्टिकल के ऊपर। तो मैकेनिक्स का टोटली अपोजिट आपके पास क्या हो जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी एक पार्ट है इसका, लेकिन क्वांटम आप नहीं पढ़ते हो क्योंकि वो हाईली एडवांस टर्म है। ठीक है, मैं उन्हीं को बताऊंगा जो आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो मैकेनिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आपके पास है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा गले में दिक्कत है तो हो सकता है आपको बीच में थोड़ी सी रुकावट हो। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स जो होती है आप देखते हो ना, इसमें आप एंट्रोपी एंथैल्पी एनर्जी की ही बात करते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये जो है ना, ये एक ऐसी ब्रांच है जो आपके पास हीट एंड टेम्परेचर के साथ डील करती है। हीट एंड टेम्परेचर, यानी जो एनर्जी है उसकी रैंडमनेस के साथ डील करेगी। एनर्जी कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, उसके रैंडमनेस नेचर के साथ डील करेगी। ओके,
इसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक, अब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है आपके पास, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड आपके पास डील करती है विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी थ्योरी के साथ डील करेगा आपके पास, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे। अब इलेक्ट्रिसिटी में आप मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हो साथ में, ठीक है। प्लस इसी के साथ में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आप पढ़ते हो। इसमें जैसे आपके पास कूलम लॉ हो गया, एम्पियर लॉ हो गया, फैराडे लॉ आपके पास हो गया, मैक्सवेल लॉ आपके पास हो गया, ठीक है। वो सभी चीजें आप कहाँ पे पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली आप यहाँ पे स्टडी करते हो। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास साउंड। आप साउंड के बारे में पढ़ते हो क्योंकि आपको पता है साउंड बेसिकली इन द फॉर्म वाइब्रेशन चलती है, तो आप वेव को पढ़ोगे तो उसी में आप साउंड को भी कवर करते हैं। साउंड के बाद आप देखते हो लाइट, लाइट एंड ऑप्टिक्स। लाइट एंड ऑप्टिक्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पास, क्योंकि लाइट से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म आप डायरेक्टली आपके पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स में आपके पास लेंस से रिगार्डिंग टर्म्स, तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके। इसके बाद आपके पास रिलेटिविटी है, तो वो बेसिकली आपके पास जितना भी मैटर होता है उसके नेचर एंड मोशन के साथ डील करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ओके। इसके बाद आप देखते हो न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन आपके पास हो गया, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ते हो। और बाकी मैटेरियल फिजिक्स से आपके पास जो कि आप जैसे थ्योरीज होती है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिगार्डिंग, सेमीकंडक्टर्स आपके पास होगी, वो सभी चीज़ें जो है आप इसमें पढ़ोगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं अभी आपको, तो ये ना चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाती है किसी ना किसी तरीके से। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर आप देखेंगे मैथ्स, मैथमेटिक्स, अभी हम सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स किस तरह से डील होगी, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे, ठीक है, आप देखोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशंस देखते हो, जब आप सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी इक्वेशंस की, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। आप अगर उसकी 2 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास वो एक्सेलरेशन शो कर देता है, यानी यूज तो हो रहा है आपके पास, ठीक है। डिफरेंशिएशन से आप क्या समझ पा रहे हो, क्योंकि जब स्मॉल चेंज आपको निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन ही चलेगी। क्लियर। तो आपके पास वेलोसिटी आ गया, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। इसी को अगर आप इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हो तो इंटीग्रेशन फॉर्म में आपके पास स्लोप थोड़ी आएगी, वो तो आपके पास एरिया अंडर पर्टिकुलर कर्व आपके पास मेंशन कर देगा। आप देखते हो एरिया की प्रॉपर्टीज भी, आप इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव करते हो तो विद द हेल्प ऑफ मैथ्स यूज करते हो, तो फिजिक्स का रिलेशन बन गया ना मैथ्स के साथ। यही अगर आप देखोगे अगर केमिस्ट्री का जोड़ेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पे, एक्सरे, जो एक्स रेज आपके पास होती है, अब आप देखते हो कि एक्सरे डायरेक्टली आपके पास क्या होती है, ह्यूमन बॉडीज में जो आपकी बोन्स फ्रैक्चर वगैरह होते हैं उसमें यूज करते हैं, तो एक्सरे तो केमिस्ट्री में आता ना आपके पास, ठीक है, किस तरह से इन्वेंट हुई सभी चीजें। यही अगर आप देखो तो बायोलॉजी, हम सिर्फ इनको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब बायो के टर्म को अगर आप देखोगे ना, जिससे मैं इसको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, आपके पास प्रेशर, प्रेशर, तो जो प्रेशर है ना आपके पास, वो कहाँ पे पढ़ते हो आप, जैसे बर्नौलीज थ्योरम हो गई, प्रेशर बताएगी, पास्कल हो गया, पास्कल लॉ हो गया, प्रेशर को मेंशन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली है तो फिजिक्स में, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर भी तो है, तो बायो में भी इसका यूज हो रहा है। ओके। इसी तरह से जियोग्राफी देखोगे आप, तो जैसे भूकंप वगैरह आते हैं आपके पास, ठीक है, एंड जैसे आपके पास सिस्मोलॉजी हो गई, आपके पास एस्ट्रोनॉमी हो गई जिसमें टेलीस्कोप यूज हो रहे हैं, सिस्मोलॉजी आपके पास होगी अर्थ क्यूब से रिगार्डिंग है, मीट्रोलॉजी आपके पास होगी वेदर फॉरकास्टिंग में यूज होती है आपके पास, एंड ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी जो आपके पास कार्बन डेटिंग एक रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से आप जितनी भी रॉक्स होती हैं उनका बता सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लियर। तो ये एक बेसिक है, देखो आज का लेक्चर बेसिक है, कुछ बच्चे कहेंगे ये तो हमें आता है, इतना बेसिक से नहीं चलना है, एडवांस से चलिए, तो ये हम सबके लिए पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है। क्लियर।
जिसको ये चीज़ें आती है वो इसको स्किप कर सकता है वीडियो को, जो सेकंड वीडियो आएगी वो वहां से अपनी स्टडी को शुरू कर सकता है। क्लियर? अब देखिए नेचर में हम बात करते हैं तो नेचर में 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस आपके पास होती है। क्या कहा मैंने? नेचर में आपके पास 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस फोर्सेस जो प्रेजेंट है। इन फोर्सेस को थोड़ा थोड़ा ही यहाँ देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ना ये आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? फर्स्ट फोर्स, इनको मैं एक ऑर्डर में ही आपके पास लिख देता हूँ जो कि इनकी स्ट्रेंथ वाइज है। ठीक है? तो सबसे वीकेस्ट होती है आपके पास ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये एग्जाम में प्रीवियस में तो आया था आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट फोर्स, तो आधा नंबर तो सीधा ही बन गया, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं यहाँ से आपको दिखा भी दूंगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं अभी यहाँ से बता दूंगा जो हर बार आपको टीजीटी में देखने को मिले, इतने छोटे से टॉपिक के साथ। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर ऑर्डर वाइज लिखना हो तो यहाँ पे आपके पास आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑर्डर वाइज में आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे वीक फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ नंबर के ऊपर आपके पास यहाँ पे आएगा न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप की फोर्सेस जो है वो आप देखोगे तो नेचर में एग्जिस्ट करती है। अब ये 4 टाइप की फोर्सेस में क्या क्या चीजें हैं, और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन और जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों आप देखोगे एक दूसरे के साथ ही होगी। ठीक है? अगर आप देखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेसिकली न्यूटन ने इसको आपके पास जो है वो कहा था। इन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स में, यानी न्यूटन ऑब्जर्व दैट every body is this universe attract every other bodies and with a force known as a gravitational force। यानी क्या कहा उन्होंने, कोई भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स में जिनका मास एम एम हो सकता है, कोई बड़ी हो सकती है कोई छोटी, इनके बीच में रेडियस हो सकता है आपके पास। तो क्या कहा, ये दोनों जो बॉडीज हैं इनके पास मास तो है, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगी और ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी दोनों के पास क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, पल्सिव नहीं होती इसमें कभी भी। ठीक है? तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? या आपने देखा होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब स्मॉल m लिख लीजिए, कैपिटल M लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा। ठीक है? तो ये आपने यहाँ पे देखे होंगे। अब यहाँ पे g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यूनिट जरूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है? तो ये क्या हो गया, g की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे क्या चीज है जो कि याद रखने वाली है, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है एक तो आपके पास, साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं वो आपके पास होते हैं ग्रेविटोन। ठीक है? ग्रेविटोन, जो ग्रेविटोन होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, इनमें एक एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं। और ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, इसलिए आपके पास कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ठीक है? एक्शन एट अ डिस्टेंस। ठीक है? एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। और एक्सचेंजेबल पार्टिकल क्या होते हैं आपके पास इसमें, ग्रेविटोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेविटोन है, जैसे आप देखो तो ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास, ग्रेविटोन। बाकी आपके पास सेंट्रल फोर्सेज होती है। ठीक है? सेंट्रल फोर्स है आपके पास, ये सेंट्रल फोर्स है आपके पास,
कंजर्वेटिव होती है नेचर में आपके पास, लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूरी तक जा सकती है, एंड आपके पास लॉन्ग रेंज तो है आपके पास ये, ठीक है, लेकिन वीक फोर्स है बड़ी ज़्यादा, ठीक है, वीक फोर्स है आपके पास ये नेचर में, वीक फोर्स। क्लियर, सेंटर फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, लॉन्ग फोर्स हो गई, एंड वीक फोर्स है आपस में। क्लियर। तो ये एक बेसिक था आपके पास, ज़्यादा जब चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन उसमें हम देखेंगे, क्योंकि अब जब आप आगे पढ़ोगे ना तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा आपके पास ये, इसीलिए थोड़ा सा आपको बता दिया। इसी का सेम चीज़ है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, प्रीवियस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सी फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और आपके पास रिपल्सिव भी होती है, तो वो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, तो आप इस तरह से बनाते हो उसको, दो पार्टिकल हो गए, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस आते हैं Q1 Q2, कोई भी दो चार्जेस हो गए, इनका रेडियस R आपके पास हो गया। तो ये कैसी थी, ये सिर्फ अट्रैक्टिव थी आपके पास, और ये दोनों जो आपके पास कैसी होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अट्रैक्टिव भी होती है प्लस आपके पास रिपल्सिव भी होती है, दोनों प्रॉपर्टीज को आपस में शो करता है। बाकी सेम प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल भी है, कंजर्वेटिव भी है, लॉन्ग रेंज भी है, वीक नहीं है लेकिन, ठीक है, देखो थर्ड नंबर के ऊपर आ रही है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपके पास। क्लियर, स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 10⁻36 टाइम्स आपके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपके पास। एंड इसका जो एक्सप्रेशन आपने देखा भी होगा, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर 1/एप्सिलॉन नॉट इज अ कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है आपके पास, एक वैल्यू है जो यहाँ पे कांस्टेंट होती है। बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे आपके पास जब हम कूलम लॉज को पढ़ेंगे। बाकी इसमें आपके पास एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं आपके पास फोटोन। ओके, इसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर हमने लिखी थी आपके पास, दैट इज अ वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, तो इसमें अल्फा बीटा गामा डी के आपके पास होता है। तो ये तो एक्सचेंजेबल पार्टिकल है, तो इसमें ज़्यादा जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास ना ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने देखो कॉन्टिन्यूस वे में क्या होता है, वहाँ से उनका डीके होता रहता है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूस वे में वहाँ से निकालते रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत आपको नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे जो प्रोटॉन है आपके पास न्यूट्रॉन हो गया, तो वो आपस में कोलेक्टिवली क्या कहते हैं आपके पास, न्यूक्लियन। केमिस्ट्री में मैंने आपको सुबह भी पढ़ाया था ये, उन्हें क्या कहते हैं आपके पास, न्यूक्लियन कहते हैं। एंड जो आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपस में होल्ड हुआ है, और आपको पता है आप इनको तोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इनके पास होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। कैसी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, और ये बड़ा कम डिस्टेंस होता है इनका, अराउंड 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है आपके पास, कैसे, शॉर्ट रेंज फोर्स, और ये नॉन सेंट्रल होती है, जैसे बाकी फोर्सेस सेंट्रल थी आपके पास, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है आपके पास, और ना ही आपके पास ये कंजर्वेटिव होती है, और ना ही आपके पास ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, देखो पॉजिटिव है ये सिर्फ, तो आपके पास ये अट्रैक्टिव ही होंगे, लेकिन जब पॉजिटिव पॉजिटिव आता है नज़दीक तो दूसरे को रिपेल करेंगे फिर, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नेचर में हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेज जो है आपके पास क्या होगी, आपके पास अट्रैक्टिव ही होगी, क्योंकि फोर्स है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादातर क्या होती है आपके पास, अट्रैक्टिव ही होती है। ओके, एंड जिसमें एक्सचेंजेबल पार्टिकल होगा आपके पास, दैट इज अ पाई मिजोन, ठीक है, पाई मिजोन्स। तो ये आपके पास 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेज होती है, जो कि आपके पास नेचर में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर, तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक इंट्रोडक्शन थी आपके पास, क्योंकि आप देखेंगे तो आगे जाके और ज़्यादा डीप आपके पास आएगा। तो आज सिर्फ हमने फिजिक्स के बारे में देखा कि फिजिक्स क्या होती है, एंड कौन कौन सी ब्रांचेस है जहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, एंड किस तरह से आप इनको पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में किस तरह से यूज़ होता है। तो हम इनको एप्लीकेशन वे के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें आज हमने देखा 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेज, और आपने खुद यहाँ पे देख लिया कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, एक बार आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से कूलम लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू पूछी गई थी, यानी यूनिट पूछे गए थे, ठीक है, यूनिट पूछे गए थे। एक बार पूछा गया था आपसे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है या वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी होती है, कौन सी फोर्स है आपके पास जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। तो 3 क्वेश्चन तो इतने छोटे से टॉपिक से निकल गए। टॉपिक छोटा नहीं है, समझने वाली बात है। अगर आपको चीज समझ आ चुकी है तो आपके लिए छोटा है, जिसको ये समझ नहीं आई है उसके लिए बिल्कुल भी जो है आपके पास छोटा नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम भी आपको दिया करेंगे डेली, ताकि आप भी जो है आगे से रिस्पांस दिया कीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा काम हम आपको देते हैं, आपको बताना है कि इनका एक टर्म होती है रिलेटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम इसको एक क्वेश्चन टाइप में आपके पास बना देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। आपको जस्ट जैसे मैच द फॉलोइंग होते हैं, आपको इनको मैच करना है। आपको कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख देना है, ए का अगर बी है तो बी, ठीक है, या यानी ए की जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये फर्स्टली A1 है आपके पास, जो ए में जो भी वैल्यूज हम लिखेंगे, फर्स्ट हम लिख देंगे आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड में हम लिख देंगे आपके पास यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्थ में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हो गया आपके पास फर्स्ट कॉलम। आपको कॉलम्स को कॉलम के साथ मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको 1 2 3 करके हम मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। जो भी आंसर होगा आप बता सकते हैं कि 1 का 4 होगा, इस तरह से हम इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी रिलेटिव मैग्नीट्यूड की वैल्यू, या आप इनके फोर्सेस से पता कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स की 1, ठीक है, ग्रेविटेशनल की आपके पास 10⁻⁻13, आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स की 10⁻⁻2, एंड आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की 10⁻38, ठीक है। आपको इनको मैच करना है कि किसकी कितनी होती है, और आपको हमें कमेंट करके बताना है, ओके। क्योंकि आपकी भी अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी तभी ज़्यादा फायदा होगा। बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। बाकी इससे आगे हम धीरे धीरे करके जो है आपके पास एडवांस सिलेबस की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।